मैदान पढ़ रहे थे, ठीक है। बेसिक अपन ने देखा था मैदान के बारे में, सामान्य परिचय देख लिया था अपन ने ना। देखो तो वापस से इसको देखो, ये हमारे पास हिमालय है, हिमालय के बाद में इस प्रकार की खाई हुआ करती थी, ठीक है। इस तरफ से अपन कौन है, ये कौन बनाया मैंने, प्रायद्वीपीय पठार है, ये हमारे पास प्रायद्वीपीय पठार है। और ये कौन है हमारे पास, हिमालय या हम कहें उत्तरी पर्वतमाला। इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गर्त हुआ करता था। जब अपन ने कहा था ना, एक प्लेट थी अपने पास यूरेशियन प्लेट, और दूसरी कौन सी प्लेट थी, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। दो प्लेटें आपस में अभिसरित होने से, दो प्लेटें आपस में अभिसरित होने से अपन ने कहा था हिमालय का उत्थान हुआ है। एक प्लेट इसके नीचे जाएगी तो यहां पर क्या हो गया, बहुत बड़ा गर्त हो गया था, बहुत बड़ा गर्त था, जिसमें धीरे धीरे हिमालय से निकलने वाली नदियां, जो हिमालय से निकलती वो नदियां, जिसे अपन पढ़ेंगे गंगा की सहायक नदियां, सिंधु की सहायक नदियां, ये नदियां यहां से अवसाद लेकर आई। और यहां से प्रायद्वीपीय पठार से, जैसे गंगा की सहायक नदियां हैं सोन, केन, बेतवा, चंबल, ये यहां से पदार्थ लेकर आई, इनको घिसकर ये लेकर आई, और धीरे धीरे इसमें अवसाद को क्या कर दिया इन्होंने, जमा कर दिया, और इससे एक समतल भूभाग का निर्माण हुआ। उसी को कहते हैं अपन उत्तरी मैदान, ठीक है। तो किन दो के बीच में स्थित है ये भौतिक प्रदेश, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य स्थित नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ भूभाग है, जिसे हम किसका मैदान भी कह सकते हैं, हम सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। भारत में सबसे ज्यादा इसका फैलाव है वो किसका है, गंगा का, इसलिए कहीं कहीं से गंगा का मैदान भी कहते हैं। अब नदियों द्वारा निर्मित होने का कारण उपजाऊ है, और उपजाऊ भूभाग होगा तो निश्चित है जनसंख्या का सबसे ज्यादा बसाव मिलेगा। इसलिए भारत का सर्वाधिक जन घनत्व रखने वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है, तो वो कौन है, उत्तरी मैदान है, ठीक है। ये लगभग पूर्व से पश्चिम, हिमालय के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है। इसकी कुल लंबाई कितनी थी, 3200 किलोमीटर, और ये 150 से लेकर 350 किलोमीटर की चौड़ाई में फैला हुआ है। यह पूर्व में सकरा है, और पश्चिम की ओर आते आते इसकी चौड़ाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। ये अपने सब सामान्य बात कर ली। इसमें मुख्यतः जो राज्यों की बात करें तो पूर्व में देखें तो कौन था, असम है, पश्चिम बंगाल है, बिहार है, यूपी है, पंजाब है और हरियाणा है। पश्चिम में ये राज्य हैं और पूर्व में ये हैं। इसी का पार्ट हमारा जो पश्चिमी राजस्थान वाला पार्ट है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, ये भी उत्तरी मैदान का ही भाग है। वहां पर क्या नहीं हुई, वर्षा न होने के कारण वो किस में बदल गया था, मरुस्थल में। अब हमें इसका दूसरा इसके डिवीजन करके हम पढ़ेंगे, तो इसका हम फर्स्ट डिवीजन करेंगे जो भौतिक प्रदेश में करेंगे। वो हमारे पास हमने शब्द कहा था, एक क्या था हमारे पास, भाबर, भाबर के बाद क्या था हमारे पास, तराई, तराई के बाद क्या था, जलोढ़ मैदान, और जलोढ़ मैदान के बाद क्या पढ़ना अपने को, डेल्टा। एग्जाम की दृष्टि से यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर प्रादेशिक विभाजन करेंगे तो हमारे पास चार चीजें हैं, भाबर, तराई, जलोढ़ मैदान और डेल्टा। तो हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, भाबर के बारे में। ये जैसे ही पर्वत है, पर्वत में क्या होता है, इस पर्वतीय क्षेत्र में नदी तेज गति होगी। क्यों तेज गति होगी, क्योंकि यहां रफ्तार इस ढाल है, ढाल होने के कारण नदी का गति तेज होगी, तो बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़काकर लेकर आएगी। जब ये बड़े बड़े शिलाखंडों को लुढ़काकर आती है, अब ये समतल मैदान में जब प्रवेश करेगी तो इसकी गति क्या हो जाएगी, मंद हो जाएगी। तो ये बड़े बड़े पत्थरों को आगे बहाकर ले जाएगी क्या, नहीं ले जा पाएगी। तो बड़े बड़े पत्थर हैं इस पर्वत के पद में इकट्ठे हो गए, इस पर्वत के पद में बड़े बड़े पत्थर इकट्ठे हो गए। ये लगभग 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई पट्टी पाई जाती है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, भाबर। यहां पर एक शब्द याद रख लें, पर्वत पद में पाई जाने वाली आकृति को क्या कहते हैं, भाबर। यहां पर नदियां क्या हो जाएंगी, लुप्त हो जाएंगी, क्योंकि जो पानी आ रहा है वो कहां बहेगा, इन पत्थरों के नीचे से। इसलिए इस क्षेत्र में क्या हो जाएगी, नदियां लुप्त हो जाएगी, ठीक है, भाबर। अब क्या होगा, इस क्षेत्र के बाद में, इन पत्थरों के बाद में ये पानी वापस से जमीन के अंदर से बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो ये पूरा पूरा दलदली क्षेत्र बन जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे, तराई, ठीक है। अब क्योंकि देखो भाबर में खेती करना संभव नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े पत्थर है, यहाँ खेती होगी क्या, नहीं होगी। लेकिन तराई वाले में खेती होगी, यहां धान की खेती होती है, ज्यादातर काय की खेती होगी, धान यानी कि चावल की खेती की जाती है। यहां पर सर्वाधिक क्या पाई जाती है, जैव विविधता। बहुत ज्यादा दलदली क्षेत्र होने के कारण कीट मकोड़े बहुत ज्यादा होते हैं। अपने यहाँ बरसात में देखा होगा आपने, बहुत सारे क्या हो जाते हैं, मच्छर, कीट मकोड़े हो जाते हैं। इस क्षेत्र में परमानेंट वर्ष भर यहां पर कीट मकोड़े पाए जाते हैं, मच्छर पाए जाते हैं, या डेंगू जैसी बीमारियां फैलती ही रहती हैं, ठीक है। ये क्षेत्र कौन सा है, तराई है। अब इसके बाद क्या होता है, नदी क्या करेगी, पानी इकट्ठा होगा, जिस तरफ ढाल है वहां पानी इकट्ठा होगा, और पानी क्या होगा, आगे बढ़ेगा। आगे कैसे बढ़ेगा, ये पानी इस प्रकार का, ये जो ढाल होगा वहां आकर ये पानी इसमें इकट्ठा होने लगेगा, और पानी क्या होगा, आगे की ओर बहना शुरू कर देगा। ये पानी आगे की तरफ बह रहा है, इसको अपन क्या कहते हैं, नदी, ठीक है। अब क्या होता है, इस नदी वाले क्षेत्र में पानी जो आगे बढ़ रहा है किसी नदी में,
ये नदी में पानी आगे बढ़ रहा है, जैसे ही बरसात का पानी होगा ये पानी का लेवल ऊपर जाएगा, पानी का ऊपर लेवल जाएगा तो ये अपने आसपास के क्षेत्र में फैल जाएगा, तो आसपास के क्षेत्र में मिट्टी बिछा देगा। ऐसे क्षेत्र से निर्मित मैदान को हम कौन से मैदान कहते हैं? जलोढ़ मैदान। जल द्वारा निर्मित मैदानों को क्या कहा जाता है? जलोढ़ मैदान। अब क्या है, ये जलोढ़ मैदान दो प्रकार का हुआ। कितने प्रकार का है? दो प्रकार का। दो प्रकार कौन से हैं हमने कल कहा था? एक हो गया हमारे पास खादर और दूसरा क्या है? बांगर। तो ये बांगर या बांगड़ भी कहते हैं इससे। तो खादर और बांगर, बांगड़ क्या है आप सोचो। इसमें सामान्यतः हर साल पानी, बरसात तो होती हर साल, तो हर साल नदी के आसपास का पानी फैल जाता है नदी के आसपास में, तो हर साल नदी के पास का, ये नदी है तो नदी के पास में ही नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये क्षेत्र में, इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? खादर। यह अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होता है, नदी के आसपास का क्षेत्र। लेकिन कभी कभी क्या आ जाती है इसमें? बाढ़। बाढ़ आती है तो कई वर्षों में बाढ़ आती है तो पानी यहां तक फैल जाता है, हर साल नई मिट्टी नहीं आती है, तो नदी का दूरवर्ती क्षेत्र जहां पर प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं अपन? बांगर। तो ये कम उपजाऊ भूभाग को बांगर कहा जाता है या बांगड़ कहा जाता है, और अधिक उपजाऊ भूभाग को क्या कहते हैं? खादर। देखो यहां हर साल नई मिट्टी आती है, इसलिए इसे सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन बांगर वाले में ये ऊंचा भूभाग होता है, यहां पर पानी कई सालों में पहुंचता है, इसलिए हर साल सिंचाई करने की आवश्यकता है। तो यूपी वगैरह में अत्यधिक सिंचाई करने के कारण इसमें समस्या उत्पन्न हो गई है। इसमें दो समस्या है, मिट्टी बहकर चली जाती है, सिंचाई ज्यादा करते हैं तो पथरीला भूभाग है, उसे क्या कहते हैं? भूड़ या भूर कहा जाता है। और अत्यधिक सिंचाई के कारण यहां पर एक समस्या और हो गई, क्षारीय मृदा हो गई या लवणीय मृदा हो गई है, उसे क्या कहते हैं? रेह या कल्लर। ये शब्द भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है कि उत्तरी मैदान में नमकीन या क्षारीय मृदा को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? रेह या कल्लर कहते हैं। अब हमारे पास यानी कि जलोढ़ मैदान हो गया। हमने सबसे पहले किसको देखा था? भाबर। भाबर के बाद किसको देखा? तराई। तराई के बाद किसको देखा हमने? जलोढ़ मैदान को। जलोढ़ मैदान के बाद में अब नदी जो है, ये नदी जो अंतिम अवस्था में कहां तक पानी जाएगा? सागर तक। सागर में मिलने से पहले, क्योंकि सागर के जल में लवण की मात्रा अधिक होती है, तो सागर आसानी से नदी के शुद्ध जल को अपने में मिलने नहीं देता। ये क्या करता है? इसको प्रेशर करता है, तो नदी वापस तो पहाड़ की तरफ जाएगी नहीं। नदी क्या हो जाएगी? अनेक शाखाओं में बट जाएगी। ये शाखाओं में बटकर किस में मिलेगी? सागर में मिलेगी। अब ये इसके बीच में लगभग त्रिभुजाकार आकार में ये जमीन जो बची हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ठीक है, नदी अपनी अंतिम अवस्थाओं में कई धाराओं में बढ़ जाती है, और इन धाराओं के बीच में त्रिभुजाकार भूभाग को क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। यह उपजाऊ भूभाग होता है, यहां पर धान और जूट की खेती करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, वो गंगा ब्रह्मपुत्र बनाती है, उसे क्या कहते हैं अपन? सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इसी में ही और जाए डीप तो दो शब्द और होते हैं। इस डेल्टाई भूभाग में उच्च जमीन होती है जहां पर लोग आवास बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? चार। और जहां पर खेती करते हैं उसे क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। तो ये भौतिक विभाजन है किसका? उत्तरी मैदान का। तो कल हमने लास्ट में ये शब्द लिख लिए थे सबने, है ना? तो हमको एक एक को वापस पढ़ना है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दें भाबर। भाबर। ठीक है, तो रटने की जरूरत है क्या? इसके लिए आपको एक शब्द ध्यान रखना है, पर्वत पद में। पर्वत के कहां पर? पद में बड़े बड़े शिलाखंड पाए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भाबर कहते हैं। है ना? किलोमीटर वगैरह आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी हम कभी आप मेंस वगैरह दो तो ये 8 से 16 किलोमीटर लंबी क्या है? पट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो फर्स्ट भाबर लिखें। पर्वत पद में, पर्वत पद में, पर्वत पद में सिंधु से लेकर, सिंधु से लेकर, अपने कहा था सिंधु नदी, सिंधु से लेकर, सिंधु से लेकर तीस्ता नदी के मध्य, सिंधु से लेकर तीस्ता नदी के मध्य, सिंधु से लेकर तीस्ता नदी के मध्य 8 से 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर शिलाखंड, नहीं समझ में आया तो पत्थर, शिलाखंड ब्रैकेट में पत्थरों की पट्टी पाई जाती है। शिलाखंड ब्रैकेट में कहा है पत्थरों की पट्टी पाई जाती है, जिसे भाबर कहते हैं, जिसे भाबर कहते हैं, जिसे
भाबर कहते हैं। इस क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं। इस क्षेत्र में नदियां लुप्त हो जाती हैं। यह कृषि योग्य भूमि नहीं है। यहां नदियां लुप्त हो जाती हैं। यहां नदियां लुप्त हो जाती हैं। यह कृषि योग्य भूमि नहीं है। यह कृषि योग्य भूमि नहीं है। ठीक है, देख लें वापस। हमने कहा था ये पूरा पूरा हमारे पास हिमालय है, तो ये सिंधु नदी से लेकर, हमने कहा ब्रह्मपुत्र नदी तक हिमालय था, लेकिन ये सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक, सिंधु से लेकर तीस्ता नदी तक पानी क्या होता है, तेज गति से आता है। तो तेज गति से ऊपर से आएगा, तो सिंधु से लेकर सतलज तक, सिंधु से लेकर तीस्ता तक में हमें 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी पाई जाती है। इसके सहारे सहारे, किसके सहारे, इस पर्वत के पद में ये पूरी पूरी 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं अपन, भाबर कहते हैं। इस क्षेत्र में क्योंकि पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ये पानी भी आ रहा है साथ में, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे से पानी जाएगा, इसलिए पानी दिखाई देगा क्या, तो पानी दिखाई नहीं देगा, तो नदियां क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएंगी। इस क्षेत्र में हमें नदी नहीं दिखाई देगी। दूसरा, इस रीजन में पत्थर ही पत्थर की पूरी पट्टी पाई जाती है पूरी पूरी, तो इसमें कुछ उगाना संभव है क्या, नहीं है। पथरीले भूभाग में कुछ उगता है क्या, नहीं उगता है ना, इसलिए कृषि योग्य भी नहीं है। तो इस क्षेत्र में एक तो नदियां लुप्त हो जाती हैं, दूसरा ये पर्वत के पद में पाई जाने वाली सबसे पहला भौतिक प्रदेश है। आगे समझ में, ठीक। आगे हमारे पास है, नेक्स्ट है तराई। तराई, अब देखो, ये हमने कहा ये हिमालय, ये पहाड़ी क्षेत्र है, ये पत्थरों में पानी लुप्त हो गया है, लेकिन ये कब तक लुप्त रहेगा, जैसे ये पट्टी खत्म होगी तो पानी वापस से बाहर आ जाएगा। तो पानी सब जगह से शाखाओं में बटकर इन पत्थरों के नीचे से बाहर आएगा। तो ये पूरा का पूरा इस भाबर के दक्षिण में, यानी भाबर है उत्तर में, भाबर के दक्षिण में पूरा का पूरा दलदली क्षेत्र हो जाएगा, पानी वाला भाग होगा, जिसे क्या कहेंगे अपन, तराई कहेंगे। तो भाबर के दक्षिण में ये भी कितना 15 से 30 किलोमीटर चौड़ा होता है, कहीं कहीं 15 किलोमीटर, कहीं कहीं ये 30 किलोमीटर की चौड़ी पूरी पूरी भाबर के दक्षिण में पट्टी होती है, जहां दलदली भूमि होती है, उसे क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। अब क्योंकि पानी है और दलदली भाग है, तो हम सबसे ज्यादा किसकी खेती करेंगे, धान की। दलदली होने के कारण यहां सबसे ज्यादा क्या पाया जाएगा, वन पाया जाएगा। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र है, वन होगा तो जीव जंतु ज्यादा होंगे, तो यहां पर सर्वाधिक क्या होगी, जैव विविधता होगी, बायोडायवर्सिटी सर्वाधिक होगी, तो यहां सर्वाधिक जैव विविधता है। धान की खेती वन क्षेत्र है, और बहुत ज्यादा क्योंकि दलदली क्षेत्र होने के कारण सर्वाधिक कीट मकोड़े पाए जाते हैं, मच्छर का प्रकोप पाया जाता है इस क्षेत्र में, इसलिए डेंगू जैसी बीमारियां यहां सर्वाधिक पाई जाती है इस क्षेत्र में। ये गोरखपुर वगैरह रीजन है, ये पूरा पूरा यूपी का, उस क्षेत्र में ये तराई वाला क्षेत्र है पूरा पूरा, ठीक है। तो पहाड़ी के जस्ट पहाड़ी, जैसे उत्तराखंड खत्म हुआ उसके बाद में ये वाले भूभाग में सबसे ज्यादा ये समस्या भी पाई जाती है और खेती भी होती है, दोनों ही चीजें, ठीक है। तो नेक्स्ट लिखे अपन तराई। तराई भाबर के दक्षिण में, यानी भाबर है ऊपर और भाबर के नीचे, तो भाबर के दक्षिण में, भाबर के दक्षिण में 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी, 15 से 30 किलोमीटर, 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी दलदली क्षेत्र पाया जाता है। दलदली क्षेत्र पाया जाता है, जहां जहां नदियों का जल पुनः दिखाई देता है, जहां नदियों का जल पुनः दिखाई देता है, जहां नदियों का जल पुनः दिखाई देता है। इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र में धान की खेती की जाती है, धान यानी कि चावल। यहां इस क्षेत्र में धान की खेती की जाती है। धान की खेती की जाती है। यहां सदाबहार वनस्पति पाई जाती है, सदाबहार, वर्ष भर हरी भरी रहने वाली। यहां जब अपन वन पढ़ेंगे तो आपको फिर से समझाऊंगा, यहां सदाबहार, यहां सदाबहार
वनस्पति पाई जाती है। यहां सदाबहार वनस्पति पाई जाती है। सदाबहार का मतलब क्या हुआ? वर्ष भर हरे भरे रहने वाले, है ना। अपने यहाँ बांसवाड़ा में क्या सदाबहार वन है क्या? नहीं है। अपने यहाँ पर पर्णपाती वन है। कौन सा वन है? अभी देखा होगा सारे क्या कर देते हैं, अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ग्रीष्म काल आने। लेकिन यहां जाओगे तो आपको वर्ष भर वृक्ष कैसे मिलेंगे? हरे भरे मिलेंगे। इनको कहते हैं। तो यहां पर कौन से वन मिलते हैं? सदाबहार वन मिलते हैं। या धान की खेती करते हैं। नेक्स्ट, इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा मिलती है यहाँ। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। देखो बरसात का जैसा हमारा मौसम रहता है ना, जैसा बरसात के टाइम में आपको दिखता है चारों तरफ आपको कीचड़ कीचड़ दिखता है, कीट मकोड़े दिखते हैं, वैसा वहां होता है। बरसात के दिनों में दिखते हैं अपने यहाँ पर सारे पेड़ कैसे दिखते हैं अपने को? हरे भरे दिखाई देते हैं। वही कंडीशन वहां वर्ष भर होती है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में दलदली क्षेत्र है। दलदली क्षेत्र होने के कारण कीट मकोड़े मच्छर सर्वाधिक होते हैं और ये डेंगू से ग्रसित क्षेत्र है। ठीक है, कभी कहीं मेंस में वगैरह में आप दो तो ये नोट्स सब जगह काम आए। तो आगे लिखो, दलदली क्षेत्र होने के कारण, दलदली क्षेत्र होने के कारण, दलदली क्षेत्र होने के कारण कीट मकोड़े मच्छर सर्वाधिक पाए जाते हैं। कीट मकोड़े मच्छर सर्वाधिक पाए जाते हैं। कीट मकोड़े मच्छर सर्वाधिक पाए जाते हैं। यह क्षेत्र डेंगू से ग्रसित रहता है। यह क्षेत्र डेंगू से ग्रसित रहता है। यह क्षेत्र डेंगू से ग्रसित रहता है। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? तराई। पहले क्या पढ़ा? भाबर। भाबर के बाद क्या है? तराई। अब इस तराई के बाद में क्या होता है? नदी अपना एक रूप धारण कर लेती है। नदी क्या करेगी? अपना एक रूप धारण करेगी। तो नदी जब अपना एक रूप धारण करती है तो ये आगे बढ़ेगी, तो इससे निर्मित मैदान पाया जाएगा नीचे की ओर। अब इस पूरे भूभाग के नीचे पूरा पूरा समतल रीजन आ जाएगा, है ना। अब समतल रीजन होगा, ये पूरा पूरा रीजन जैसे कोई नदी बन गई, ये पानी इकट्ठा होगा और इस नदी में बहना शुरू होता है। सामान्यतः नदी में सामान्य पानी अपनी एक धारा के रूप में बहेगा, लेकिन ये मैदान है, मैंने पहले कहा ये रूम जैसा है, समतल भूभाग है। अब इस रूम में अगर थोड़ा बहुत ढाल है तो पानी यहां इकट्ठा होकर बहने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। लेकिन जैसे ही पानी ज्यादा आएगा तो इस रूम में पानी क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो वही चीज होती है यहां, हर साल पानी फैल जाता है। इसलिए आपने देखा होगा उत्तरी मैदान में हमेशा बाढ़ आती रहती है। तो आसपास के क्षेत्र में फैलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इन लोगों को पता है कि यहां तक पानी फैलेगा। तो हर साल इस नदी द्वारा निर्मित मैदान होता है, उस मैदान को क्या कहते हैं? तो जलोढ़ मैदान। नदियों द्वारा निर्मित मैदान को क्या, जल द्वारा लाए गए मैदान को क्या कहेंगे हम? जलोढ़ मैदान कहेंगे। अब ये जो जलोढ़ मैदान है तो दो प्रकार का होता है। एक कौन सा होता है? खादर, और एक कौन सा होता है? बांगर। अब इन दोनों को समझना है। तो नदी के निकटवर्ती क्षेत्र जहां प्रतिवर्ष नई मिट्टी आती है, हर वर्ष नई मिट्टी आती है, उसे अपन क्या कहेंगे? खादर। और ये क्या होगा? उपजाऊ भूभाग। कैसा भूभाग होगा? उपजाऊ भूभाग। हमारे खेत में अगर हर साल कोई नई मिट्टी डाल जाए तो सबसे बड़ी बात है, हमको खाद डालने की जरूरत ही नहीं है ना। बिना खाद के अच्छा खेती होगी। और ये कैसी? पानी द्वारा लाई गई मिट्टी है, तो हमें सिंचाई करने की भी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये उपजाऊ मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, उससे खादर कहते हैं। लेकिन सोच लो इस नदी में कभी बाढ़ आ जाएगी तो पानी यहां तक फैल जाएगा, लेकिन हर साल जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहां प्राचीन जलोढ़ जो मिट्टी मिलती है उसे क्या कहते हैं? बांगर कहते हैं या बांगड़ कहते हैं। और ये कम उपजाऊ है। क्या है ये? कम उपजाऊ भूभाग होता है। कम उपजाऊ होगा तो इसे किसकी जरूरत होगी? सिंचाई और खाद की जरूरत होगी। तो हम सिंचाई करेंगे तो पानी में से, क्योंकि हमने यहां पर मान लो यहां इस कमरे में मिट्टी लाकर डाल दी, पत्थर मिट्टी रेत सब लाकर डाल दी एक साथ मिक्स करके, जैसे ही हम पानी देंगे तो बारीक मिट्टी बहकर क्या होगी? चली जाएगी। तो इस क्षेत्र में समस्या होती है। तो यहाँ पथरीला भूभाग हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? भूड़ या भूर कहते हैं। और बहुत ज्यादा सिंचाई करने के कारण यहाँ पर मिट्टी कैसी हो गई? क्षारीय हो गई है, उसे क्या कहते हैं? रेह या कल्लर कहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखे, हेडिंग डालें जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान। नदियों द्वारा
निर्मित मैदानों को नदियों द्वारा निर्मित मैदान को नदियों द्वारा निर्मित मैदान को जलोढ़ मैदान कहा जाता है। नदियों द्वारा निर्मित मैदान को जलोढ़ मैदान कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है। यह दो प्रकार का होता है, खादर व बांगर। खादर व बांगर या बांगड़। बांगर या बांगड़। खादर व बांगर या बांगड़। ठीक है, अब सबसे पहला वापस लिखिए खादर। खादर जलोढ़ मैदान कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, खादर और क्या है दूसरा? बांगर। अब खादर में क्या याद रखना है? तो आपको एक ही चीज याद रखनी है, नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदी का समीपवर्ती क्षेत्र होता है। नदी का समीपवर्ती क्षेत्र होता है। ठीक है, इससे सिंचाई की आवश्यकता कम होती है और सर्वाधिक उपजाऊ भूभाग होता है। ठीक है, चलो तो खादर में लिखें, यह नदी का समीपवर्ती क्षेत्र, यह नदी का समीपवर्ती क्षेत्र, यह नदी का समीपवर्ती क्षेत्र जहां नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जहां नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जहां नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। उपजाऊ भूभाग को मार्क कर लिया, उपजाऊ भूभाग। फर्टिलाइजर इसकी जरूरत नहीं होती, फर्टिलाइज जमीन होती है। उपजाऊ भूभाग, उपजाऊ भूभाग जिसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिसे कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, इरिगेशन करने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कम सिंचाई की आवश्यकता होती है। तो नदी का एकदम समीपवर्ती भाग है जहां पर कौन सी मिट्टी मिलती है? नवीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है और ये उपजाऊ भूभाग है। इसे हम क्या कहेंगे? खादर। खाद है, इससे याद रख लेना। जमीन में अपने को क्या डालनी पड़ती है? खाद डालनी पड़ती है ना। यहाँ खाद डालने की जरूरत नहीं है, खुद ही खाद है। आगे समझ में? तो ये खादर है, नदी का समीपवर्ती क्षेत्र। अब नेक्स्ट है हमारे पास बांगर या बांगड़। ये शब्द अपन राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब भी आएगा, बांगर या बांगड़। अभी समझा भी देता हूं इसको, बांगर या बांगड़। नेक्स्ट, बांगर या बांगड़। देखो, ये नदी का दूरवर्ती क्षेत्र होता है जहां कभी बाढ़ का पानी आने के कारण जलोढ़ मृदा होती है। कैसी जलोढ़ मृदा होगी? तो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी होगी। कैसी मिट्टी होगी? प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह कम उपजाऊ है। ये क्या है? कम उपजाऊ है। इसे अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। इसका उल्टा है, देखो सब चीजें इससे उल्टी है। एक तो प्राचीन जलोढ़ है, नदियों का दूरवर्ती क्षेत्र है, और इसे अत्यधिक किसकी आवश्यकता होती है? सिंचाई की। अब सिंचाई करने के कारण दो समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक तो मिट्टी बहकर चली जाती है, जिसको अपन कौन सी क्या कहते हैं? अप्रदन। अपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा इरिजन। तो अप्रदन, मिट्टी बहकर चली जाती है तो अप्रदन हो गया। तो जो अप्रदन होगा उस भूभाग को कहते हैं भूड़ या भूर। नदी में से जो मिट्टी बहकर चली जाएगी उसे भूड़ या भूर कहते हैं। बहुत ज्यादा सिंचाई करने के कारण यहाँ मिट्टी कैसी हो जाती है? क्षारीय, या फिर कैसी हो जाती है? लवणीय। ये मिट्टियों से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब मिट्टियां पढ़ेंगे तो वापस आएगा। क्षारीय या लवणीय हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो रेह या कल्लर कहते हैं। ये यूपी में बहुत ज्यादा समस्या है रेह और कल्लर की। यूपी में सर्वाधिक भाग पर मिट्टी में आप जाओगे तो सफेद दिखाई देगी मिट्टी। सफेद दिखाई देने का कारण है उस भूभाग को क्या कहते हैं ये लोग? रेह या कल्लर कहते हैं। अब मिट्टी ऐसी हो गई है कि यहाँ पर खेती करना संभव नहीं है, समस्या हो गई है। इसलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेह या कल्लर मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो यूपी में पाई जाती है। कैसी मृदा है? क्षारीय या लवणीय मृदा है। ठीक है, तो नेक्स्ट बांगर या बांगड़ में लिखें, नदी का दूरवर्ती क्षेत्र, समीपवर्ती नहीं है, दूरवर्ती। नदी का दूरवर्ती क्षेत्र यानी दूर है ना, डिस्टेंस में होता है, ये निकट नहीं है। नदी का दूरवर्ती क्षेत्र जहां प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नवीन नहीं है, प्राचीन। जहां प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। एक एग्जांपल अभी समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जहां प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है।
नदी का दूरवर्ती क्षेत्र जहां प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यह कम उपजाऊ मृदा है। यह कम उपजाऊ मृदा है। यह कम उपजाऊ मृदा है जिसे अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिसे अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। जिसे अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखना है, एक लाइन नेक्स्ट लाइन में अब हम बहुत ज्यादा सिंचाई करेंगे तो यहां दो समस्या हो जाएंगी, इसको अपन आगे पढ़ेंगे। तो अत्यधिक सिंचाई करने के कारण निम्न समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट लाइन लिखे, अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण निम्न समस्या उत्पन्न होती है। अत्यधिक सिंचाई के कारण निम्न समस्या उत्पन्न होती है। पहला है भूड़ या भूर। भूड़ डैश भूर। भूड़ या भूर। क्या है भूड़ या भूर? तो अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा क्या हो जाती है, मृदा का क्या हो जाता है, अप्रदन हो जाता है। जो मिट्टी होती है, बारीक मिट्टी, वो बहकर चली जाती है और जो पथरीला भूभाग बच जाता है, यानी पत्थर पत्थर बच जाते हैं, खेत में खाली पत्थर ही दिखाई देते हैं, उसे क्या कहते हैं, भूड़ या भूर कहा जाता है। अब क्योंकि इस क्षेत्र में बाढ़ आई थी, अब सोचें बाढ़ आई थी तो इसमें बाढ़ क्या लेकर आती, पत्थर, बारीक मृदा और मिक्स लेकर आएगी। एक जैसा पदार्थ नहीं होगा, अगर बाढ़ आई है बारीक भी होगी। अब ऐसा खेत है जिसमें पत्थर मिक्स मृदा है, बारीक बड़ा छोटा सभी प्रकार का है। अब जैसे ही अब इस क्षेत्र में आप सिंचाई करोगे तो क्या होगा, जो बारीक बारीक मिट्टी है वो सब बहकर क्या हो जाएगी, चली जाएगी। तो आपके पास बचेंगे क्या, केवल और केवल खेत में क्या दिखाई देंगे, पत्थर दिखाई देंगे। उसे क्या कहते हैं, भूड़ या भूर कहते हैं। आगे समझ में? ठीक है, तो लिखें भूड़ या भूर में, अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा का अप्रदन हो जाता है। अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा का अप्रदन हो जाता है। अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा का अप्रदन हो जाता है। शेष पथरीले भूभाग को, शेष पथरीले भूभाग को, शेष पथरीले भूभाग को भूड़ या भूर कहा जाता है। शेष पथरीले भूभाग को भूड़ या भूर कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट है रेह या कल्लर। इसी में लिखना है अगला शब्द, बांगर प्रदेश में ही, रेह या कल्लर। रेह या कल्लर इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा दे। रेह या कल्लर, ये भी समस्या है दोनों क्षेत्र में। ये क्या समस्या है, तो इस क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई, वही अत्यधिक सिंचाई करने के कारण यहां की मिट्टी कैसी हो गई है, क्षारीय या लवणीय हो गई है। इसे क्या कहते हैं, रेह या कल्लर कहा जाता है। तो लिखें, अत्यधिक सिंचाई के कारण, अत्यधिक सिंचाई के कारण इस क्षेत्र की मृदा, इस क्षेत्र की मृदा, अत्यधिक सिंचाई के कारण इस क्षेत्र की मृदा लवणीय डैश क्षारीय हो गई है। लवणीय डैश क्षारीय हो गई है। लवणीय डैश क्षारीय हो गई है, जिसे, जिसे रेह या कल्लर कहा जाता है। जिसे रेह या कल्लर कहा जाता है।
ठीक है। जब अपन मृदा पढ़ेंगे, भारत में 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की? 8 प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। जैसे जलोढ़ मृदा है हमारे पास, काली मृदा है, लेटेराइट मृदा है। उसी में अपन पढ़ेंगे एक मृदा होती है क्षारीय या लवणीय मृदा, जिसमें वापस से शब्द आएगा, कौन सा शब्द? रेह या कल्लर है। तो मिट्टियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्षारीय या लवणीय मृदा को यूपी में क्या कहा जाता है? तो रेह या कल्लर कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हमारे पास क्या हो गया? जलोढ़ मैदान हो गया। जलोढ़ मैदान को हमने कितने भागों में बांटा था? 2 भागों में, खादर और बांगर। नवीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? खादर। और प्राचीन जलोढ़ मृदा को क्या कहते हैं? बांगर। बांगर में अत्यधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, तो यहाँ 2 समस्या हो जाती है। एक पथरीला भूभाग होता है, उसे भूड़ कहते हैं, और जो नमकीन मृदा वाला क्षेत्र होता है उसे रेह या कल्लर कहते हैं। ठीक है। देखो हम राजस्थान को, उस राजस्थान से देख लेते हैं इसको। हमारा यहाँ पर भी बांगर प्रदेश पाया जाता है। जहाँ जहाँ प्राचीन जलोढ़ मिट्टी मिलती है उसे बांगर प्रदेश कहते हैं। देखो ये जो रीजन है, यहाँ से एक नदी है, अपन जब राजस्थान पढ़ेंगे तो यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी। कौन सी नदी है? यमुना। जब राजस्थान पढ़ेंगे तो यहाँ पढ़ेंगे अपन, एक नदी निकलती है चंबल, जो किसमें मिलती है? यमुना में मिलती है। तो ये यमुना नदी है। ये यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र है। सोचो, ये यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलेगी हमें? बताओ। ये यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र है, यहां पर कौन सी मिट्टी होगी? कौन सा प्रदेश होगा ये? खादर होगा कि बांगड़ वाला होगा? खादर होगा। कौन सा होगा? खादर। ये कहां रह गया? यूपी में। लेकिन कभी यमुना में बाढ़ आई थी। यमुना में बाढ़ आई थी तो ये हमारे इस रीजन में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में भी ये मिट्टी, पानी आकर इस क्षेत्र में आ गया। अब यहां हर साल बाढ़ आती है क्या? नहीं आती है। अब इस क्षेत्र में कौन सा, ये क्षेत्र कौन सा होगा? बांगड़। ये क्या हो गया? बांगड़। आगे समझ में, हम इसे बांगड़ या बांगर कहते हैं। और ये कौन सा है? खादर। ये क्या हो गया? बांगर या बांगड़ हो गया। जब अपन भारत, राजस्थान के कृषि जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे, राजस्थान को 10 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा जाता है, जिसमें से एक कृषि जलवायु प्रदेश है जिसको कहते हैं बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान। क्या कहते हैं? बाढ़ग्रस्त पूर्वी मैदान। ये वही वाला भाग है, ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर वाला। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां कभी क्या आई होगी? बाढ़ आई होगी। कैसे पता चला यहां बाढ़ आई होगी? तो यहां की मिट्टी को देखकर पता चलता है कि कभी यहां पर नदी क्या लेकर आई होगी? बाढ़ लेकर आई होगी। तो ये बांगड़ प्रदेश है। आगे समझ में, तो नदी का निकटवर्ती क्षेत्र जहां नवीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? खादर। और नदी का दूरवर्ती क्षेत्र जहां प्राचीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बांगर या बांगड़ कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, जलोढ़ मैदान हो गया, तो लास्ट क्या बचा हमारे पास? डेल्टा। तो नेक्स्ट हेडिंग डाले डेल्टा। हाँ, सेम समस्या वो अपन पढ़ेंगे राजस्थान में। देखो मृदा में क्या होता है, जिस है ना, अपन राजस्थान में आईजीएनपी में पढ़ा होगा तुमने। देखो मृदा के कण अगर बड़े बड़े हैं, मिट्टी के कण क्या हैं? बड़े बड़े हैं, तो पानी जैसे ही हम सिंचाई करते हैं, पानी कहाँ चला जाता है? जमीन के अंदर चला जाता है। जब ये अंदर जाता है पानी, और मान लो यहाँ पर इस कमरे में अगर मैं मिट्टी डाल दूं और पानी दूं, आपके गमले में अगर छेद होता है, देखा हो तो, गमले में देखा सबने घर में, छेद नहीं है और आप पानी भरते जाओगे तो गमले से क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना। छेद होता है, पानी नीचे चला जाए। तो अगर छेद नहीं है तो पानी ये नीचे नहीं जा पाएगा, तो वापस पानी आएगा। ये पानी वापस आता है और आपके गमले में भर जाएगा, पानी भरा हुआ दिखाई देगा। इसी को अपन क्या कहेंगे? सेम समस्या। कौन सी समस्या कहेंगे? सेम समस्या। जल भराव की जो समस्या होती है उसे क्या कहते हैं? सेम समस्या। हमारा जो पश्चिमी, उत्तर पश्चिम राजस्थान है, जहां पर गंग नहर और आईजीएनपी, जब अपन पढ़ेंगे राजस्थान तो देखेंगे इस क्षेत्र में क्या है? नीचे जिप्सम पाया जाता है। खेत में जो मिट्टी है, मिट्टी तो उतनी ऊपर ही है, उसके नीचे कठोर भूभाग है। देखो अपने बांसवाड़ा में अगर अपन पानी में पिलाएं खेत में, तो पानी रिस कर जमीन के अंदर चला जाता है। लेकिन आप मानो कि कोई खेत है, उसके नीचे, खेत तो मिट्टी तो ऊपर है, लेकिन उस मिट्टी के नीचे अगर कठोर भूभाग है, पानी जाए नहीं, तो पानी क्या हो जाएगा? अपन ने पिलाया तो खेत में वापस पानी क्या हो जाएगा? भर जाएगा। जैसे गमले में छेद बंद कर दोगे तो आपको गमले में पानी डालते जाओगे, आप बार बार पानी डालोगे तो नीचे जा नहीं पाएगा, गमला बंद है नीचे से, तो पानी उस गमले में भरा रहेगा और आपका पौधा क्या हो जाएगा? सड़ जाएगा। ऐसा ही इस क्षेत्र में होता है, यहाँ जिप्सम पाया जाता है तो पानी नीचे नहीं जा पाता। ये पानी जो सिंचाई की है वो पानी यहाँ वापस आया और पानी अब कहीं जाएगा नहीं, तो इसमें भरा रहेगा। उसको क्या कहते हैं? सेम समस्या कहते हैं। ठीक है। तो ये अपन राजस्थान के संदर्भ में देखेंगे जब अपन राजस्थान पढ़ेंगे। अब हम देख रहे हैं डेल्टा। तो नदी जब अपनी अंतिम अवस्था में, ये कोई नदी आ रही है, देखो लास्ट नदी इस क्षेत्र में, ये पहाड़ी क्षेत्र से निकली है। अब नदी और इस सागर का लेवल एक जैसा होता है। यहां ये जो जमीन है ना, इसकी औसत ऊंचाई, अपन ने कहा था ना ऊंचाई वाली जब भी बात करेंगे, अपन ने कहा था ऊंचाई को कहां से मापा जाता है भारत में? बोलो फटाफट।
ऊंचाई को कहां से मापा जाता है? चेन्नई से, है ना। समुद्र तल से मापते हैं ना, अपन ने कहा था चेन्नई से मापते हैं। सबसे पहले अपन ने कहा था कहां से मापते थे आजादी से पहले? कराची से। आजादी के बाद अपन ने कहां से नापा था? मुंबई से। लेकिन वर्तमान में भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहां से मापता है? चेन्नई से। तो यहां पर जब आएंगे ना, यहां की ऊंचाई और ये पानी और सागर एक जैसा दिखेगा, जमीन और सागर। यहां 10 से 15 मीटर की औसत ऊंचाई होती है। ये मैदान की औसत ऊंचाई है वो अधिकतम 291 मीटर ही है। इससे ऊंचा कहीं पर भी मैदान नहीं है। ऐसा लगेगा ये मैदान और सागर एक जैसा है, ज्यादा ऊंचा नहीं है। देखो ये अपन ने कहा था ये हिमालय की ऊंचाई 6000 मीटर से अधिक है, ये ऊंचा भूभाग है, ये एकदम समुद्र और इसके बराबर है। अब ये क्या होता है कि जब पानी जिसमें से बहकर आ रहा है, ये शुद्ध जल है इसकी अपेक्षा, और ये लवणीय जल है। लवणीय जल भारी होता है, समुद्र का पानी कैसा होता है? भारी होता है। देखो तो ये पानी क्या करेगा, इसको धक्का मारेगा, इस पानी को, नदी के पानी को अपने में मिलने नहीं देगा। तो नदी का पानी कहां जाएगा? वापस तो ऊपर जा नहीं पाएगा पानी। ठीक है, अपन ने यहां से पानी छोड़ा है ना, वहां से पानी वापस कोई रोक देगा तो वापस पानी यहां आएगा क्या? पानी यूं मुड़ जाएगा। तो ये पानी क्या होता है, इस प्रकार से नदी में से वितरिकाएं बन जाती है। इस प्रकार ये अलग अलग वितरिकाएं बन गई। इस प्रकार ये वितरिकाएं बनकर पानी कम हो जाएगा और ये किस में जाएंगी? सागर में जाएंगी। अब ये वितरिकाओं के बीच में ये नदी ऐसे टुकड़ों में बढ़ जाएगी अंतिम रूप से। तो इनके बीच में जो लगभग त्रिभुजाकार रूप में आपको जो जमीन दिखाई दे रही है, लगभग त्रिभुजाकार में भूभाग है। इस भूभाग को क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। आया समझ में? तो डेल्टा क्या है? नदी अपनी अंतिम अवस्था में सागर में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। उन शाखाओं के मध्य त्रिभुजाकार आकृति का जो भूभाग होता है उसे डेल्टा कहते हैं। यहां सबसे नवीनतम जलोढ़ मिट्टी मिलती। क्या होती है यहां पर? सबसे नवीनतम जलोढ़ मृदा होगी, सबसे बारीक होगा। देखो नदी यहां से लेकर आई है, बड़े बड़े पदार्थों को तो यहीं छोड़ दिया, हल्के हल्के पदार्थों को और छोड़ दिया इसके निकट में, लेकिन अब इसमें पानी में बहुत बारीक कण होते हैं, वो लास्ट तक घुल कर जाते हैं। लेकिन लास्ट तक ये डेल्टा में आते आते उनको भी छोड़ देता। सबसे महीन एकदम जो गाद होता है, जिसको अपन कहते हैं ना कीचड़, वो वाला यहां पर पाया जाता है। तो सबसे नवीनतम और सबसे बारीक मृदा यहां पर पाई जाती है। कहां पर? डेल्टाई में। इस क्षेत्र में हम काय की खेती करते हैं? तो इस क्षेत्र में भारत में काय की खेती होती है? जूट और धान की, है ना। जूट और क्या खेती करेंगे हम? धान की। दो चीजों की यहां खेती होती है। गोल्डन फाइबर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो जूट और धान की क्या की जाती है? खेती की जाती है। अब इस भूभाग में क्योंकि लोग रहते हैं, ये सबसे ज्यादा किस राज्य में फैला हुआ है? तो पश्चिम बंगाल में। राजस्थान की बात करें तो कहां पर है सबसे ज्यादा? पश्चिम बंगाल में। इस क्षेत्र में अगर आवास बनाते हैं तो जमीन ऊंची ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो कीचड़ वाला भूभाग है। तो जो ऊंचा भूभाग होता है उसे क्या कहते हैं? चार। और जहां पर एक खेती करते हैं, निम्न भूभाग होता है, उसे क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लिखे डेल्टा। डेल्टा नदी अपनी अंतिम अवस्था में, डेल्टा लिखे, डेल्टा में नदी अपनी अंतिम अवस्था में, नदी अपनी अंतिम अवस्था में सागर में मिलने से पहले, नदी अपनी अंतिम अवस्था में सागर में मिलने से पहले, सागर में मिलने से पहले कई शाखाओं में बट जाती है। कई शाखाओं में बट जाती है। कई शाखाओं में बट जाती है। देख लो हमने क्या लिखा है। नदी कौन सी अवस्था हो गई? अंतिम अवस्था। ये वृद्धावस्था इसकी नदी की। तो नदी अपनी अंतिम अवस्था में सागर में मिलने से पहले कई शाखाओं में बढ़ जाती है। नेक्स्ट लाइन में, इन शाखाओं के मध्य, इन शाखाओं के मध्य, इन शाखाओं के मध्य त्रिभुजाकार, इन शाखाओं के मध्य त्रिभुज, त्रिभुजाकार, ट्रायंगल, त्रिभुजाकार भूभाग को, त्रिभुजाकार भूभाग को डेल्टा कहा जाता है। त्रिभुजाकार भूभाग को डेल्टा कहा जाता है। ठीक है, देखो इस डेल्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले हेरोडोटस ने किया था। कभी इतिहास वगैरह, हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो इतिहास के पिता किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस ने नील नदी, है ना, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? नील नदी है। इस नील नदी का वर्णन किया है, जिसमें इन्होंने डेल्टा शब्द का प्रयोग किया है। इस त्रिभुज को यहां पर क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। तो इसीलिए हम इसको डेल्टा कहते हैं। ठीक है, तो कहीं लिखना हो तो एक लिख लो नोट करके। डेल्टा शब्द का प्रयोग ऐसे, क्योंकि आप मेंस वगैरह दे तो ऐसे शब्द लिखोगे तो अच्छे मार्क्स आते हैं ना। डेल्टा शब्द का प्रयोग हेरोडोटस द्वारा किया गया।
डेल्टा शब्द का प्रयोग हेरोडोटस द्वारा किया गया है ना। हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता हैं। अपने इंद्रजीत सर नहीं है ना हिस्ट्री के पिता, ठीक है, हेरोडोटस है, ठीक है। तो किसने किया है? हेरोडोटस ने, ठीक है। डेल्टा शब्द का प्रयोग हेरोडोटस द्वारा किया गया है, ठीक है। और लिखना हो तो ध्यान नहीं हो तो ऐसा कहीं पढ़ो तो हेरोडोटस कौन है? इतिहास के पिता है, ठीक है। तो नेक्स्ट, तो देखो ये नदी अपनी अंतिम अवस्था में जो त्रिभुजाकार भूभाग का निर्माण करती है उसे अपन क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। नेक्स्ट लिखे, यहां नवीनतम, यहां नवीनतम, यहां नवीनतम वह सबसे महीन, सबसे महीन, महीन समझ गए ना, बारीक, सबसे महीन, ब्रैकेट में लिख दो गाद, अपने जो कीचड़ कहते हैं ना गारा, गाद, नवीनतम वह सबसे महीन यानी कि गाद, क्ले जिसको बोलते हैं, बच्चों को खेलने के लिए लाते हैं ना आजकल जो मार्केट से क्ले, क्ले मिट्टी को कहते हैं। सबसे महीन गाद मृदा पाई जाती है, सबसे नवीनतम, सबसे महीन मृदा पाई जाती है। इस क्षेत्र में जूट व धान की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में जूट व धान की खेती की जाती है। इस क्षेत्र में जूट व धान की कृषि की जाती है या खेती की जाती है। अब इसी क्षेत्र में अपने को दो शब्द हैं, एक कृषि पर्यवेक्षक में 4 पूछा गया था, तो ये दोनों शब्द भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट लिखें 4, इसी में लिखना है डेल्टा में ए करके लिख दो 4, 4। देखो 4 क्या है? तो डेल्टाई क्षेत्र में उच्च भूभाग जहां आवास बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? 4 कहते हैं। तो लिखें 4 में डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में, डेल्टाई क्षेत्र में उच्च भूभाग, डेल्टाई क्षेत्र में उच्च भूभाग जहां आवास बनाया जाता है, जहां आवास बनाया जाता है, जहां आवास बनाया जाता है उसे, उसे 4 कहते हैं, उसे 4 कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बिल। बिल, बिल हमेशा देखा होगा आपने, चूहा खरगोश क्या करता है जमीन के अंदर, तो आप ध्यान रखना निम्न भूभाग होता है जहां खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? बिल कहते हैं। तो नेक्स्ट लिखिए बिल, बिल, डेल्टा का निम्न भूभाग, वो उच्च था, ये क्या है? निम्न, निचला। डेल्टा का निम्न भूभाग जहां कृषि की जाती है, डेल्टा का निम्न भूभाग, डेल्टा का निम्न भूभाग जहां कृषि की जाती है उसे बिल कहते हैं, उसे बिल कहते हैं, ठीक है। तो ये भौतिक विभाजन था। कल अपन इसका प्रादेशिक विभाजन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन? प्रादेशिक विभाजन। देखो इसमें अपन ने भौतिक विभाजन वापस से देखे तो अपन ने क्या क्या पढ़ा है? भाबर, फिर क्या था? तराई, ये क्रम से भी जमाने के लिए दे दे। फिर क्या था? जलोढ़, मैदान, और उसके बाद क्या पढ़ा अपन ने? डेल्टा पढ़ा, ठीक है। कल अपन प्रादेशिक विभाजन करेंगे, जैसे नाम आते हैं कि रचना दोआब किन 2 नदियों के बीच में है, बिस्त दोआब किन 2 नदियों के बीच में, ऐसा आएगा। दोआब मैंने कल भी बताया था आपको, 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। 5 नदियों का जैसे है तो उसे क्या कहते हैं? पंजाब कहते हैं। तो भारत में तो दोआब मिलते हैं, क्या मिलते हैं? जैसे सिंधु है ना हमारे, जैसे सतलज, और हमारे पास सतलज है ना, व्यास है, उनके बीच में 2 नदियों के बीच में जो क्षेत्र उसे क्या कहते हैं? बिस्त दोआब, ठीक है। एक है मालवा दोआब, जैसे सतलज और यमुना के बीच वाले को क्या कहते हैं? मालवा दोआब। तो ऐसे 2 आब है, इनसे प्रश्न पूछ ले तो इनको देखेंगे, ठीक है। और दूसरा एक होता है रिफ्ट घाटी है, उससे क्वेश्चन पूछ ले। एक होता है चो या चोस, ये दोनों शब्द हैं। इनसे कुछ ऐसे कुछ शब्द हैं जिनके बारे में अपन कल आगे देखेंगे। ये होता है प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। ओके, थैंक यू। पूछना है कुछ? ठीक है, पढ़ रहे हो घर पे?